हेलो, वेलकम टू एजुकेशन विद इजी ट्रिक्स नॉलेज इम्प्रूव आवर पैशन। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के ऐतिहासिक अवलोकन और संक्षिप्त इतिहास और विकास। कैसे भारतीय संविधान का विकास हुआ, क्या थी इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज हम देखेंगे। पहले समझिए भारत का संविधान क्या होता है, कैसे होता है किसी भी देश का संविधान या बुनियादी ढांचा। तो देखिए, जो किसी भी देश का संविधान होता है या उसकी राजनीतिक व्यवस्था होती है, वही उसका बुनियादी साँचा ढांचा निर्धारित करता है, जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। और भारत में नए गणराज्य के संविधान का शुभारंभ जो हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और भारत अपने लंबे इतिहास में प्रथम बार एक आधुनिक संस्थागत ढांचे के साथ पूर्ण संसदीय लोकतंत्र बना। तो ये बना कैसे, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसे? ये तो पूर्णता है कि संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हो चुका है और हम एक संवैधानिक ढांचे के थ्रू आ गए हैं, हमारे बहुत सारे नियम कायदे कानून आ गए, मगर वो कहाँ से आए हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो एक छोटी सी स्टोरी देखिए। जब 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई हुई थी और 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध जो हुए थे वो अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कस लिया। और इसी शिकंजा को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेज जो थे वो समय समय पे कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी। तो भारतीय संविधान के जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में मुख्य दो लड़ाइयों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पहला तो 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 का बक्सर का युद्ध। इसी की बाद से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पे आधिपत्य ग्रहण कर लिया और उसके बाद तमाम नियम लाते गए और फिर उसी में से कुछ जो चीज़ें थी वो हमने ग्रहण की। जब उन्हें उखाड़ फेंका तो उनकी अच्छी चीज़ें ले ली जो उन्होंने अपने मतलब के लिए बनाई थी, फिर उसको हमने उसमें से कुछ अच्छी चीज़ें ली, फिर अपने कुछ विचार से और गहनता किया, फिर एक संविधान का प्रबंध किया। तो देखिए, जो ब्रिटिश प्रशासन था उसको मोटे तौर पे दो चरणों में बांट सकते हैं। पहला तो हो गया कंपनी का प्रशासन और दूसरा हो गया क्राउन का प्रशासन। एक कंपनी शासन करती थी जो कंपनी आई थी और एक क्राउन का प्रशासन, क्योंकि क्राउन का शासन में जो हेड था वहाँ पे राजगद्दी जिसकी क्राउन की थी तो उसका शासन। तो पहला देखिए 1773 से 1857 में कंपनी का प्रशासन और क्राउन में 1858 से 1947। तो जो महत्वपूर्ण अधिनियम नियम और विकास थे वर्तमान में भारतीय राजनीति के विकास की ओर अग्रसर है उसके बारे में देखते हैं। तो पहला है कंपनी प्रशासन अधिनियम विनियम 1773। इसमें क्या किया उन्होंने, जो गवर्नर का पद था उसे गवर्नर जनरल बना दिया और बंगाल ऐसा प्रांत बना जहाँ के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे और उन्हें 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद ने सहायता प्रदान की। मतलब जो गवर्नर का पद चल रहा था उसे उन्होंने गवर्नर जनरल बना दिया और बंगाल ही ऐसा पहला प्रांत था जहाँ के पहले गवर्नर जनरल कौन बने, तो वॉरेन हेस्टिंग्स बने और उन्हें 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद ने सहायता प्रदान की। नेक्स्ट है फिर इसी अधिनियम के थ्रू कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई, तो कलकत्ता में की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते थे और 3 अन्य न्यायाधीश के साथ, मतलब कि 4 होते थे, 3 अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश और जो सर एलिया इम्पी थी वो मुख्य न्यायाधीश बनी थी इसी अधिनियम के थ्रू कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट में। फिर एक आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें क्या हुआ, भारत में राजनीतिक मामलों का प्रबंधन करने के लिए एक और संगठन नियंत्रण का बोर्ड बनाया गया। हालांकि निदेशक मंडल को वाणिज्यिक मामलों के प्रबंध करने के लिए रखा गया था। फिर इस प्रकार कंपनियों के अधिकारों को पहली बार भारत में ब्रिटिश अधिकार नाम कहा गया और वाणिज्यिक शाखा का जो नेतृत्व निदेशक मंडल और राजनीतिक दल का नेतृत्व नियंत्रण मंडल कर रहे थे। तो इसमें जो ब्रिटिश अधिकार पहली बार कह दिया गया कब, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में, और वाणिज्यिक शाखा जो थी भारत की उसका नेतृत्व निदेशक मंडल और राजनीतिक दल का नेतृत्व नियंत्रण मंडल कर रहे थे। इस अधिनियम को तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे विलियम पिट ने भी पेश किया। ठीक है, विलियम पिट ने पेश किया था। फिर आया चार्टर अधिनियम 1813 का। इसमें क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक अधिकारों के एकाधिकार थे उनको समाप्त किया और अन्य कंपनियों को भारत के साथ व्यापारिक गतिविधियों में भाग लेने की इजाज़त दे दी।
अब आया फिर 1833 जो चार्टर अधिनियम था, इसमें आप देखिए भारत के जो गवर्नर जनरल के पद थे शुरुआत में दिया गया, उसके स्थान पर भारत के गवर्नर जनरल बना दिए गए। जो बंगाल के गवर्नर जनरल के पद थे उसके स्थान पे भारत के गवर्नर जनरल के पद बनाए गए और मद्रास और बॉम्बे की अध्यक्षताएं विधायी शक्तियों के साथ उनसे ले ली गई और कलकत्ता की अध्यक्षता के अधीन कर दिया गया। विलियम बेंटिक जो थे भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिक कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को भारत का गवर्नर जनरल पद बना दिया गया 1833 के अधिनियम के थ्रू। फिर है इस अधिनियम में पूरी तरह से कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों को समाप्त कर दिया। कंपनी अस्तित्व में थी लेकिन यह एक विशुद्ध प्रशासनिक और राजनीतिक संगठन बन गई थी। हमने जो उनके इम्पॉर्टेंट कार्य हुए, किस अधिनियम में कौन कौन सा कार्य महत्वपूर्ण था, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है, वही सारी चीज़ें हमने इस वीडियोस में इंक्लूड किया है, वही नॉलेज दे रहे। बाकी अधिनियम पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। जो हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है हम उन्हीं पे चर्चाएं कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी होंगी तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। इस अधिनियम ने पूरी तरह से कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों को समाप्त कर दिया और कंपनी अस्तित्व में तो थी लेकिन यह एक विशुद्ध प्रशासनिक और राजनीतिक संगठन बन गई थी। फिर चार्टर अधिनियम 1853, एक अलग गवर्नर जनरल की विधान परिषद की स्थापना की गई। इसमें भारतीयों के लिए सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता प्रणाली का परिचय कराया गया इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार, और इसी उद्देश्य के लिए मैकाले समिति का गठन भी हुआ। 1854 में देखिए सबसे इम्पोर्टेंट सत्येंद्रनाथ टैगोर ने 1863 में उस सेवा को पास करने वाले पहले भारतीय बन गए। मैकाले समिति का गठन 1854 में हुआ और सत्येंद्रनाथ टैगोर ने 1863 में उस सेवा को पास करने के लिए पहले भारतीय बन गए। और नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट, भारत में सिविल सेवा के पिता कौन माने जाते हैं? तो लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस, क्योंकि उनके भारत में नागरिक सेवाओं के आधुनिकीकरण के प्रयासों के ही कारण लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ठीक है। नेक्स्ट है क्राउन प्रशासन। अब आ गया भारत में, अभी तक हम कंपनी प्रशासन पढ़ रहे थे, अब क्राउन प्रशासन। तो इन्होंने जो दिया 1858 का भारत सरकार अधिनियम, तो इसमें क्या हुआ, इससे भारत की अच्छी सरकार के अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और मुगल प्रशासन को भी समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल के पद को भी समाप्त कर दिया गया और एक नया पोस्ट वायसराय बनाया गया। और लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत के पहले वायसराय बनाए गए। इसके अलावा भारत के लिए सचिव राज्य बनाया गया और इनकी मदद के लिए 15 सदस्यीय परिषद बनाई गई। यह सदस्य ब्रिटिश संसद के लिए थे। पहले गवर्नर को हटा के बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, अब बंगाल का, उसके बाद उसे भारत का बनाया गया, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? पहले बंगाल के थे, बंगाल को हटा जाने के बाद उसे, पहले बंगाल गवर्नर थे, उन्हें गवर्नर जनरल, फिर भारत का बनाया गया। उसके बाद इस पोस्ट को भी हटा के वायसराय बना दिया गया। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत के पहले वायसराय बने। इसके अलावा भारत के लिए सचिव राज्य बनाया गया और इनकी मदद के लिए 15 सदस्यीय परिषद बनाई गई और यह सदस्य ब्रिटिश संसद के सदस्य थे। फिर है भारत परिषद अधिनियम 1861। वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया। कुछ भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित करने के लिए उनके लिए प्रावधान किए गए। लॉर्ड कैनिंग ने बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को नामांकित किया और बंगाल की नई विधान परिषदें 1862, उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत 1866 और पंजाब 1897 की स्थापना भी हुई। भारत परिषद अधिनियम 1892 इसके बाद आया। फिर इसमें तत्कालीन भारत में बजट चर्चा का अधिकार जो था वो विधायी परिषद को दिया गया। बढ़ाई गई परिषदों और कुछ सदस्यों को केंद्र के साथ साथ प्रांतीय विधान परिषद में नामांकित किया जा सकता था।
इसमें ये महत्वपूर्ण बातें हुई। फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1909, यह अधिनियम मॉर्लो मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन में मॉर्लो मिंटो सुधार अधिनियम कौन सा है, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या यहाँ पे 16 से बढ़ा के 60 कर दी गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय के कार्यकारी परिषद के रूप में कानून सदस्य के रूप में नामांकित होने वाले पहले भारतीय बने और सांप्रदायिक मतदाता पेश किया गया था। मुस्लिमों को अपने प्रतिनिधित्वों का चुनाव करने के लिए अलग प्रतिनिधित्व दिया गया, इसलिए मिंटो को सांप्रदायिक मतदाता के पिता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ये थी 1909 के महत्वपूर्ण अधिनियम के बाद। फिर भारत सरकार अधिनियम 1919, यह अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। यह 1921 में लागू हुआ था और यह केंद्रीय और प्रांतीय विषयों या सूचियों को पेश किया गया, जहां वे अपने संबंधित सूचियों को कानून तैयार कर सकते थे। प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित में विभाजित किया गया था। इस प्रकार इस अधिनियम ने दोहरा शासन की शुरुआत की और द्विसदन और प्रत्यक्ष चुनाव भी शुरू किए। फिर अब भारत सरकार अधिनियम 1935, इकाइयों के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में। इसमें इकाइयों के रूप में प्रांतों और रियासतों के साथ अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई और महासंघ कभी भी अस्तित्व में नहीं आया क्योंकि रियासतों ने इसे शामिल ही नहीं किया था। प्रांतों में समाप्त हुई जो दोहरी शासन और इसके स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता पेश की गई थी, लेकिन केंद्र ने यह दोहरा शासन शुरू किया, हालांकि वह कभी भी अस्तित्व में नहीं आया था। साथ ही साथ उदास वर्गों के लिए अलग अलग मतदाताओं के साथ प्रांतों में द्विसदन भी शुरू किया। केंद्र में आरबीआई और एक संघीय अदालत की भी स्थापना की गई। तो ये थे 1935 के अधिनियम के महत्वपूर्ण बातें। उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसमें विभाजन योजना या माउंटबेटन योजना यह 3 जून 1947 में देश के विभाजन और आतली घोषणा 20 फरवरी 1947 को देश की स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए प्रभाव देना था। भारत और पाकिस्तान के 2 स्वतंत्र आधिकारिक रूप से निर्मित किए गए थे। ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया और अपने स्वतंत्र संविधान को तैयार करने के लिए 2 स्वतंत्र राष्ट्रों के घटक विधानसभा को अधिकृत किया गया। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को 18 जुलाई 1947 को शाही सहमति मिल गई। तो ये थे फ्रेंड्स सभी अधिनियम जो कि हमने चर्चा कर ली है कि भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका किस प्रकार से रही थी। तो अगर आप 1 से 2 बार इस वीडियोज़ को देख लेंगे तो जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संविधान के क्वेश्चन आता है वो सभी डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा। और हमने इसमें इम्पॉर्टेंट अधिनियम की बातें ही चर्चा की हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी वीडियोज़ को देख लें प्लेलिस्ट में जाके, जिसमें जीके जीएस सेक्शन के सभी वीडियोज़ मिलेंगे हिंदी के, जो कि आपके आने वाले हर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे।